नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित और देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। नई सरकार की पहली अग्नि परीक्षा का टाइम आ गया है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत फेल हो गई है और इसके बाद कांग्रेस की अगुवाई में कुछ दलों ने अपने स्पीकर कैंडिडेट को मैदान तक में उतार दिया है। यानी इस बार स्पीकर का चुनाव वोटिंग के आधार पर होगा और कौन कितने पानी में है, कौन कितने नंबर जुटा पाता है, इसका खुलासा कल सुबह 11 बजे हो जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले ही एनडीए खेमा लगातार मजबूत होता जा रहा है। पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने स्पीकर के चुनाव में एक तरफा फैसला लिया है, इसलिए पार्टी का रुख खुद ममता बनर्जी ही तय करेंगी। तो दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी एनडीए के कैंडिडेट ओम बिरला को समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। यानी कल सदन में एनडीए के पास बड़ा संख्या बल दिख सकता है, लेकिन आज संसद में काफी विवाद भी हुआ। पहले ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और इसके बाद बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। देश के सबसे बड़े डिबेट शो आर पार में अध्यक्ष पर तकरार है, लोकसभा अध्यक्ष, सरकार बनाम विपक्ष। मैं ओम बिरला, मैं असदुद्दीन ओवैसी, आई राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को। शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए ने एक बार फिर ओम बिड़ला का नाम आगे बढ़ा दिया, लेकिन विपक्ष बार्गेनिंग पर उतर आया। विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमारा होगा, तब हम ओम बिड़ला के नाम का समर्थन करेंगे। लेकिन बात नहीं बनी तो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के नेता के सुरेश को मैदान में उतार दिया। हालांकि टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस ने एक तरफा फैसला लिया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। इस बीच राहुल ने सत्ता पक्ष पर संवाद नहीं करने का आरोप लगाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पलटवार कर दिया। नियत साफ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। यहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। ये पहली बार है जब स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार आमने सामने होंगे और फैसला कल सबके सामने होगा। उधर आज ओवैसी ने भी अपनी शपथ के अंत में जय फलस्तीन का नारा लगाकर बड़ा सियासी बवाल मचा दिया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। तो आज संसद में बढ़ते तापमान पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकसभा अध्यक्ष, सरकार वर्सेस विपक्ष। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड का तथ्यात्मक विश्लेषण। विपक्ष शासित राज्यों का हाल। पश्चिम बंगाल की बात कर लेता हूं। किसकी सरकार है? विपक्ष की, टीएमसी की सरकार है। स्पीकर विमान बनर्जी टीएमसी से है, डिप्टी स्पीकर अभिषेक बनर्जी वो भी टीएमसी से आते हैं। कर्नाटक किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की। स्पीकर यूटी के फरीद कांग्रेस से आते हैं और डिप्टी सीएम आरएम लमानी कांग्रेस से आते हैं और अभी सरकार बनी है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में नहीं दिया डिप्टी स्पीकर का पद। हिमाचल प्रदेश, यहां पे भी कांग्रेस की सरकार है। कुलदीप पठानिया कांग्रेस के स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है विनय कुमार जी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। तेलंगाना, अभी सरकार बनी नई नवेली, जी प्रसाद कुमार कांग्रेस के स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर का पद ही खाली है, विपक्ष को तो देने की बात ही अलग है। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? विपक्ष की, डीएमके की, कांग्रेस की सहयोगी एम अपावू डीएमके के हैं
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी है के पिंतचाड़ी डीएमके की पार्टी के हैं। अब मैं बताऊं पंजाब के अंदर यहां एक और विपक्ष की सरकार है, आम आदमी पार्टी, जो बहुत ज्ञान दे रही है। किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। पार्टनर किसके? कांग्रेस के। हालांकि पंजाब में अलायंस नहीं है, अब तो दिल्ली में भी नहीं है। स्पीकर है कुलतार सिंह संधवान, आम आदमी पार्टी के, और डिप्टी स्पीकर है जय कृष्ण सिंह, वो भी आम आदमी पार्टी के। अब बताइए, अब मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं। दिल्ली में नाम निवास गोयल साहब हैं, आम आदमी पार्टी के स्पीकर। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान है, आम आदमी पार्टी की। और बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न बहुत बड़ा है, और वो यही है, क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ विवाद खड़ा करना है? क्योंकि जो मैंने विश्लेषण दिखाया, उस विश्लेषण में कई फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के। मेरे साथ राजेश गुप्ता हैं, जो कि एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। और मेरे साथ शुभ्रास्त्रा हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है, लेखिका है। मेरे साथ आनंद दुबे साहब हैं, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है आज की चर्चा में। तो अजीज खान, कहा जाता है कि उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन अपने ऊपर अमल नहीं करते। मैंने विपक्ष के एक नहीं कई राज्य गिना दिए जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सब सत्तारूढ़ दल के पास ही है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देखिए अमीज भाई, वो क्या कहते हैं कि तुम अपनी जफाओं का में हरगिज कमी न करना, हम अपने वफाओं का म्यार बढ़ा देंगे। देखिए, एक तरफ माननीय मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं, लगातार कह रहे हैं कि साहब विपक्ष सहयोग करे, हम लोग मिल करके सरकार चलाएंगे और देश की तरक्की में सभी की भागीदारी होगी। देखिए, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर देने की बात आती है, जो एक परंपरा रही है, तो आप देखिए किस तरह मुकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उस परंपरा के कुछ एग्जांपल बताए, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। अरे सर, एक नहीं कई राज्य हैं, सब विपक्ष के राज्य हैं, और अधिकतर कांग्रेस के हैं। मैं भी कुछ अरे सर, मैं भी कुछ एग्जाम्पल दे दूं। जिस उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, इस उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं है। मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा में जितनी जल्दी हो सके वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को भर देना चाहिए। यह आर्टिकल 93 कहता है। एक बात। दूसरी बात सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, 19 से लेकर 24 तक आप डिप्टी स्पीकर नहीं रखते हैं साहब। लगातार संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी समझना चाहिए। तो और तेलंगाना आप इससे पहले देखें कि यूपीए 1 रखा। शुभ्रास्त्रा के पास जाना पड़ेगा। शुभ्रास्त्रा जी, आपके पास आता हूं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ये वो राज्य हैं यहाँ तो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर नहीं है, अगर है तो रूलिंग गवर्नमेंट का ही है, और ये सब ऑपोजिशन रूल्ड है। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब कहा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर देंगे तो स्पीकर पे समर्थन करा जाएगा। जी आमिश जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत जायज़ सवाल है। मैं एक विनती करना चाहती हूँ विपक्ष से, और वो विनती ये है कि आपके पास जिस तरीके का मैंडेट दिया है जनता ने, उससे आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जनता के असल मुद्दों को लेकर राजनीति करें। आप ये टेक्निकल लीगल टर्म्स में राजनीति कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप करके हो सकता है कि कहीं पे स्कोर आपको ज़्यादा मिल जाए, कहीं पे किसी को स्कोर कम मिले, लेकिन अंततोगत्वा इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं आप ही से पूछती हूँ कि डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर के रहते हुए डिप्टी स्पीकर का क्या महत्व है? मैं उसी संविधान से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब स्पीकर है और वो अच्छे से सदन चला रहा है, उस दौरान डिप्टी स्पीकर का क्या महत्व रह जाता है? कहने का अर्थ ये है कि हम सेकेंडरी टर्शरी इश्यूज में उलझ रहे हैं आमिश जी। जो मूल मुद्दा है, उस मूल मुद्दे पर तो अभी तक विपक्ष का कोई आर्टिकुलेशन नहीं आया है। सरकार ने कुछ 2-3 बातें कही हैं, और उन 2-3 बातों पर आप ध्यान से देखिए तो क्या विपक्ष का कोई एक साझा एक काउंटर जो होता है, क्या वो आ पाया है? नहीं आ पाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अजीज़ जी, आप उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया पद प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको अगर संसद भेजा है,
अभी अभी स्टेट में आप नहीं हैं, लेकिन संसद भेजा है तो उत्तर प्रदेश के इश्यूज को नेशनल पटल पे रखने का प्रयास करिए। ये डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर वाली जो मशक्कत है उससे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। और जैसा कि आमिर जी ने कहा, मैं वो दोहरा करके समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बहुत कोई कीर्तिमान स्थापित करके रखा हो जिसको फॉलो करते हुए आज जो सत्ता पक्ष है केंद्र में वो आपकी बात सुने, ऐसा कोई आवश्यक मुझे नहीं। लेकिन मैं आनंद दुबे का रुख कर लेता हूं। राजेश गुप्ता भी है, आनंद दुबे भी है। राजेश गुप्ता पहले आप। राजेश गुप्ता, तो ये शर्त वाला समर्थन क्या है? क्या आपको लगता है कि ये मना करने का एक दूसरा तरीका है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, कर लो जो करना है? अमीश भाई, भारतीय संसद की कुछ परंपराएं रही हैं और मैं हमारी बहन ने जो बात रखी कि इसकी जरूरत क्या है, तो मैं उसमें दो बातें बड़ी शालीनता के साथ जोड़ना चाहता हूं कि कभी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए बताओ? क्या योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? वो तो छुट्टी भी नहीं लेते, कभी यही कहते हैं। दूसरी बात, कभी कभी परंपराओं की वजह से, जैसे संसद के अंदर परंपराएं रही हैं कि स्पीकर के साथ में डिप्टी स्पीकर होते हैं और वो विपक्ष के होते हैं, तो ये कुछ परंपराएं और कुछ मजबूरियां, ठीक है, ये राजनीति में इस वजह से डिप्टी स्पीकर या डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। अब ये कहना कि क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े अध्यक्ष जी, और कितना अच्छा काम करा, पूरी की पूरी पार्लियामेंट उठा के बाहर कर दी, आपके सामने की बात है ना, बात करने की कोशिश ही नहीं करी गई और पूरी पार्लियामेंट को बाहर निष्कासित कर दिया गया। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो, जो बहुत ही गलत हुआ। खैर, सर, भारत के इतिहास बिल्कुल आपने जायज कहा, क्योंकि आपने शायद वो फॉलो करा होगा, क्योंकि हमने तो रिपोर्टिंग करी है पिछली संसद के अंदर, इसी कार्यक्रम में डिबेट करा है। कोई मार्शल की गिरबान पकड़ रहा था, कोई गार्ड को कुछ कर रहा था, जो तस्वीरें सामने आई थी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शीशा तोड़ रही थी। जो हुआ था सदन के अंदर वो भी अमर्यादित ही हुआ था। ये 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। इस बात पे आपके साथ खड़ा हुआ हूं। सुनिए, अगर मैं कहता हूं कोई भी अमर्यादित काम कहीं भी करता है, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई कागज फेंकता हो, चाहे वो संसद के अंदर करता हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। देश के अंदर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, अपनी बात को शालीनता से रखना चाहिए, सांसद को या विधायक को। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी पार्टी खड़ी हुई है, मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरा यह कहना है कि इसी के लिए तो एक बैलेंस बनाना होता है कि स्पीकर अगर एक पार्टी के हैं तो डिप्टी स्पीकर एक पार्टी के। दोनों पद, मैं आपको एक बार बता दूं, इन्हें निष्पक्ष माना जाता है। ओम बिरला जी पार्टी से जरूर आते हैं, लेकिन मैं उनका एक सम्मान करता हूं क्योंकि वो स्पीकर है, उन्हें निष्पक्ष काम करना होता है। ऐसे ही डिप्टी स्पीकर है, तो दोनों पार्टियों तो आपने दिल्ली में ये परंपरा क्यों नहीं फॉलो करी? आपको कि दिल्ली विधानसभा में है, वहां पर स्पीकर रामनिवास गोयल है और डिप्टी स्पीकर भी आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान है, तो वहां पे परंपरा क्यों नहीं फॉलो हुई? देखिए आप सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को जो चाहते हैं वो परंपरा को फॉलो करें, लेकिन आप परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं, दिल्ली में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। दिल्ली में वैसे भी विपक्ष के सिर्फ पिछली बार 3 ही विधायक थे, इस बार भी सिर्फ 8 ही हैं। उनके यहां पर अपने ही पद पूरे नहीं हो रहे, एक चीफ विप बनाना होता है, एक एलओपी बनाना होता है, बेचारे वो ही पूरे नहीं हो रहे, एक नेता सदन, 3 तो उसी में चले गए सर, और कोई और सीनियर उन पे नहीं था, उन्होंने ऐसी कोई मांग भी नहीं करी। कभी मांग आती तो हम देखते। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कल एनडीए का नंबर बढ़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एनडीए को बेशर्त यानी बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर रही है। लोकसभा स्पीकर चुनाव पे यह बड़ा अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को जगन मोहन रेड्डी की पार्टी समर्थन देगी, यानी ओम बिरला को समर्थन देगी। और दूसरी तरफ इंडिया खेमे में ममता बनर्जी की पार्टी नाराज है और फैसला ममता बनर्जी पे छोड़ा गया है, यानी कल चुनाव होगा यह निश्चित है। क्या एनडीए, बीजेपी और एनडीए का नंबर प्लस होगा या माइनस होगा, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी की कहानी प्लस वाली दिखाई दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी, राजनाथ सिंह ने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उसके बाद कॉल रिटर्न नहीं किया गया, बोला मैं अपडेट करके कॉल करता हूं, फिर को कॉल रिटर्न नहीं हुआ, ऐसा राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने यह बयान दिया है, पर अगर आप राजनाथ सिंह जी की बाइट देखें तो उन्होंने कहा कि कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उनकी 3 बार बात हुई है। तो राहुल गांधी जी की बात संदेह के घेरे में आ जाती है कि उनका कहना है कि एक बार बात होने के बाद कॉल रिटर्न नहीं किया गया। राजनाथ जी ने कहा कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी 3 बार बात हुई। अब देखिए, और उन्होंने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका वो सम्मान करते हैं। अभी देखिए कितनी मजेदार बात, आम आदमी पार्टी के राजेश जी परंपरा की बात कर रहे थे। ये कौन सी परंपरा है कि जेल से सरकार चलेगी?
आज तक कभी ऐसा हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री को, और दर्जनों, मतलब मैं बात करूं उस जमाने में सरदार प्रकाश सिंह बादल वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी हाल के पिछले 25-30 वर्षों में जयललिता जी जेल गई 96 में, लालू यादव 97 में, करुणानिधि 2000 में, 2006 में शिबू सोरेन, 2009 में मधु कोड़ा। किसी ने तो नहीं कहा हम जेल से रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी परंपरा थी तो मान लिया। और अभी वो उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे, तो ये कौन सी परंपरा थी कि जेल से मुख्यमंत्री तो कार्य कर सकता, उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर सकता? मतलब मनीष सिसोदिया के लिए परंपरा बदल जाएगी कि वो तो साहब इस्तीफा देकर रहेंगे जेल में, मगर केजरीवाल जी इस्तीफा देकर जेल में नहीं रहेंगे, उनके लिए परंपरा बदल जाएगी। फिर वो अब दूसरी परंपरा की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी वाली परंपरा थी। वो मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, वो दर्शक अपने आप समझ सकते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए यहां पर समस्या क्या थी। हम परंपराओं का निर्वाह बिल्कुल ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं, परंतु पहली शुरुआत किसने की? प्रोटेम स्पीकर तो 2 दिन का था, और परंपरा यही थी कि निर्बाध सबसे ज्यादा समय तक जो सांसद रहा हो उसी को बनाया जाता है, जिसे कहते हैं अनइंटरप्टेड। क्योंकि अगर आप इंटरप्टेड ले लेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे। जैसे 2004 में सबसे लंबा 1957 से सांसद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस। तो चलिए अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, क्या जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया था? नहीं, बाबा साहब के पाटिल को बनाया था। तो जो परंपरा थी हमने उसी का पालन किया, और उसको लेकर सवाल की बजाय बवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इससे संदेह। और दूसरा, अब आपने कहा डिप्टी स्पीकर, चलिए वो भी हमने माना। जैसे हमने स्पीकर कहा तो आपको भी सबसे बात करके आना चाहिए था और कहते साहब हमारी तरफ से डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट है, अब इन दोनों पर आम सहमति बन जाए। अरे आप तो यह भी नहीं बता पाए कि डिप्टी स्पीकर होगा किस पार्टी का। मतलब अभी समझिए स्पीकर पर तो तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी जी ने कहा मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं है। जगन मोहन रेड्डी जी ने अलग कर दिया। और राजेश जी से पूछिए, आम आदमी पार्टी औपचारिक घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस से उसका गठबंधन समाप्त, और कांग्रेस की पार्टी दिल्ली में इनके लिए मटका फोड़ रही है इनके खिलाफ पानी को लेकर। ये अभी भी उनके स्पीकर का समर्थन देने को तैयार है क्या? और जो मीडिया में खबर आई कि डीएमके के टीआर बालू राजनाथ सिंह के कमरे में आए। राजेश गुप्ता, क्या कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट का आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी सदन में? देखिए, अब सुधांशु जी बातों को घुमाते बहुत अच्छा है। अब इन्होंने बात को कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पे ले गए, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये देश के लिए कोई खतरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन 2022 से आधी बेल रिजेक्ट हुई है हाई कोर्ट से। अब आप जबरदस्ती चाहते हो? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं। देश में सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे बहुत केसेस हुए। अमीश भाई, हम और आप बैठ के बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। और लोअर कोर्ट ने क्या कहा? लोअर कोर्ट ने तो बार बार कहा कि बेवजह के आप इनको बंद करके रखे हुए, कोई वजह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को क्यों रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना ऑर्डर देखे, देखो एक बात, वो अपडेट भी नहीं हुआ था वो ऑर्डर, उससे पहले स्टे लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि ऑर्डर अपडेट ना हो और उससे पहले स्टे मिल जाए। लेकिन ठीक है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, मेरा कहना कर लीजिए। अब ऐसे आप देखते हैं कि हम तो किसी जज को राज्यसभा भेज नहीं रहे भैया, हम तो कह नहीं रहे हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो। और क्या क्या हुआ आपने सब देखा, कई केसेस में। अब मैं न्यायालय के ऊपर आप मुझसे कहोगे कि मेरे को विश्वास नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इस देश के जर्नलिज्म पे, पत्रकारिता के आपके ऊपर। मुझे अमीश देवगन पे 100% यकीन है, चाहे वो मुझसे 1000 सवाल पूछते रहे, लेकिन मेरा मानना ये आपका काम है, पूछिए। और मुझे देश के न्यायालय में पूरा यकीन है, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने लोअर कोर्ट के फैसले पर, लोअर कोर्ट के फैसले को भी दिखाया जा, जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उसके फैसले को भी दिखाया है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आपने राजेश गुप्ता बड़ी चालाकी के साथ, जो आपका राइट है, पॉलिटिकल राइट है, आपने ये जवाब नहीं दिया कि आप कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, पहले देखिए मेरा ये जो भी नाम को क्या करेंगे, ये एक बार मान तो जाए। नहीं, उन कांग्रेस ने नाम तय कर दिया। कल तो सुबह 11 बजे चुनाव है, बात करिए, कल 11 बजे चुनाव है, तो अभी हमारी पार्टी डिसाइड कर लेगी। अभी तो सुनिए कुछ ऐसे, अमीश भाई, कुछ ऐसे, तो फिर आप कह रहे हैं हुई, अरे इंडिया अलायंस में तो आम सहमति बन नहीं पा रही। अब एनडीए ने अपना कैंडिडेट तो कम से कम डिक्लेयर कर दिया आम सहमति के साथ, जिसके ऊपर सिर्फ एनडीए नहीं, एनडीए के बाहर के दल भी साथ दे रहे हैं जी। तो ये तो अमीश भाई, तो परंपरा है तो कहां फॉलो नहीं हो रही, अब उसकी बात भी होगी। जी राजेश भाई, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आनंद दुबे भी इंतजार कर रहे हैं। मैं सुधांशु आपके पास एक ही साथ आता हूं। आनंद दुबे भी इंतजार कर रहे हैं, वो एक बार भी नहीं बोले हैं। दुबे साहब, कांग्रेस ने ये जो अनाउंसमेंट करी, इस पर आपकी सहमति ली थी या नहीं ली थी? अमीश भाई नमस्ते, बिल्कुल ली थी, हमारी सहमति ली थी।
देखिए, विषय ऐसा है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल सदन में आए और उन्होंने बयान में कहा कि सरकार तो बहुमत से चलती है, लेकिन जो देश है वो सर्वसम्मति से और सहमति से चलता है, तो लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हुआ है। वो विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना से अब परे हो गए हैं। शायद अब विपक्ष को भी उचित सम्मान मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देना तो छोड़िए, विपक्ष को अभी एक हमारी बहन सुब्रता जी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है। कोई बात नहीं, जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो इस पर चर्चा करना कोई मैं नहीं समझता कि उचित होगा। लेकिन अगर हमें भारत की महान जनता ने एक मजबूत विपक्ष के नाते चुना है तो हमारा कर्तव्य है कि विपक्ष को भी उचित सम्मान मिले। हमने जो परंपरा देखी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखा है, उस समय ऐसे होते थे कि अगर आप छोटे दल भी हैं लेकिन अगर आप साथ हैं तो आपको तो लोकसभा का अध्यक्ष ही बना दिया जाता था, जैसा 2002 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिवसेना के मनोहर जोशी साहब को बनाया था। लेकिन खैर अब वो बीजेपी रही नहीं, अब वो परंपराओं की आवश्यकता रही नहीं, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय तो नहीं बनता। लेकिन एक दुख होता है कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास बहुमत है, आपका हृदय बहुत विशाल है, तो आप बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। बिना शपथ के वोटिंग नहीं होगी। 7 विपक्ष के सांसदों ने शपथ ही नहीं ली है। इसमें टीएमसी के 3 सांसद हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है, कांग्रेस का 1 सांसद है जिसने शपथ नहीं ली है। यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है। समाजवादी पार्टी का भी 1 सांसद है जिसने अभी तक शपथ नहीं ली है। यानी कल ये 7 लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी इंडिया अलायंस में ये 7 नंबर माइनस होगा। जो पूरा लॉकशीट आएगा नंबर का, तब आपको एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी कि एक तरफ सारी शपथ है, दूसरी तरफ ये 7 शपथ नहीं है, तो ये वोट नहीं कर पाएंगे। ओके, आनंद दुबे, अभी की तारीख में ऐसा लग रहा है कि एनडीए को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन मिल रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट्स का भी समर्थन मिल रहा है। यानी उनका आंकड़ा लगभग अराउंड 300 टच कर सकता है। और आपका आंकड़ा, यानी जो विपक्ष का आंकड़ा है, वो नीचे की ओर दरकेगा, इंडिया अलायंस का आंकड़ा। हालांकि ओवैसी भी विरोध में ही वोट डालेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं। अब आप बताइए, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि कल इंडिया गठबंधन के 7 सांसद मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली है। क्या इस संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जा रहा है कदम? एक सांसद जो अपने लोकसभा क्षेत्र से चुन के आया है, आप उसको शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, फिर वो शपथ नहीं लिया है तो वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग नहीं कर सकता तो पहुंच जाएंगे तो शपथ हो भी जाएगी। नहीं तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो फिर एक सांसद जो शपथ नहीं लेगा, नहीं मैं वही पूछ, एक सांसद जो चुन कर आया है अगर उस शपथ ही नहीं लेगा तो सांसद बन के करेगा क्या? सुधांशु त्रिवेदी, ओके सुधांशु त्रिवेदी, इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि ओके ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। आनंद भाई, सांसद को घर से लाइए, जो सांसद जीता उसको घर से लाइए, बुलाइए, शपथ कराइए उसकी। आनंद भाई, ये संवैधानिक व्यवस्था है। मैं स्वयं बता रहा हूं, जब मैं पहली बार सांसद बना उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, चूंकि तो हमारा नियुक्ति पत्र मिल गया निर्वाचन का, तो अब हम तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन कितने दिन बाद भी कर सकते थे। यहां तो एक निश्चित समय था। तो मैंने पूछा था कि निर्वाचित होने के बाद और शपथ लेने में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा जी शपथ में एक ही अंतर है, निर्वाचित होने के बाद आपकी बाकी सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं, पर सदन की किसी कार्रवाई में आप तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक आपने शपथ न ले ली हो। किसी प्रकार की कोई वोटिंग तो छोड़िए, आप सदन की कार्रवाई में शपथ लेने के बाद ही हो सकते। महोदय, यह विस्तृत स्थापित कानूनी प्रावधान है। जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो ऑर्डर साइन कर सकता है, यह नहीं कि इलेक्शन हो गया हम चुन लिए गए। जैसे मोदी जी 16 मई 2014 को चुन लिए गए थे, 26 मई 2014 को शपथ ली, तब वो 10 दिन के लिए ये थोड़ी कि वो 10 दिन तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जब तक कि मोदी जी ने शपथ नहीं ले ली थी। इसलिए महोदय ये बिल्कुल एक टेक्निकल बात है। अभी आप लोग परंपरा, टेक्निकलिटी हर चीज में, और भाई ये तो हम क्या कहें। देखिए, समझिए कितनी सीरियसनेस है इनके लोगों में। मतलब 7 लोग शपथ लेने नहीं आए है? और एक सहयोगी ने कह दिया हम एनडीए को समर्थन देंगे, दूसरे सहयोगी बता नहीं चले मटकी फोड़ने वालों को समर्थन देंगे कि नहीं। और मैं आनंद भाई की पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, महोदय जब आप हमारे साथ थे, केवल 16 या 17 सांसद थे शिवसेना के, और तब मनोहर जोशी जी को हमने स्पीकर बनाया था। आज सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र तो में आप लोगों की वजह से कांग्रेस को मिली है। वो डिप्टी स्पीकर भी ऑफर नहीं कर सकती थी, वो डिप्टी स्पीकर ऑफर नहीं कर सकती थी। आज हम आपकी विवशता समझ रहे हैं।
पूछा गया हो ना पूछा गया हो। अरे जब मीडिया में खबर आई कि टीआर बालू सुधांशु जी तैयार थे, ऐसा लग रहा है कि पीछे से केसरी वेणुगोपाल आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में और दिल्ली के संबंधों में क्या थोड़ी नरमी आ सकती है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में, क्योंकि हाल फिलहाल के बयानों से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कि क्योंकि दोनों को ही पॉलिटिकल नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, लास्ट टाइम जो बीजेपी और शिवसेना का नंबर था वो इस बार नहीं रहा, तो क्या इसमें कुछ हो सकता है? अब मैं पहले माननीय सांसद जी की बात का जवाब दूंगा कि महोदय, जब हम आपके साथ थे तो आपने हमको कम सीट होने के बाद भी स्पीकर का पद दिया था, क्योंकि वो बीजेपी अलग थी। आज की बीजेपी स्पीकर तो छोड़िए, डिप्टी स्पीकर जो परंपरागत हमें मिलना चाहिए, जो हमारा विपक्ष का अधिकार है सम्मान के साथ, वो आप देने तैयार नहीं। तो बदलाव कितना आया है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया, हमारा नाम चुरा लिया गया, उसके बाद भी हम डटकर खड़े रहे और 9 सीट चुनकर आए। क्या इनकी आंखों में वो पानी है कि इनके पास मतलब क्यों कोई जाएगा? इन्होंने कोई कर्म छोड़ा है? पीठ पे छुरा भोंकने से लेकर सरकार गिराने से लेकर क्या नहीं किया, तो क्यों इनसे कोई हाथ मिलाएगा? छोटा सा जवाब सुधांशु त्रिवेदी, देन राजेश गुप्ता एंड अजीज खान एंड शुभ राष्ट्र। ओके, बस एक लाइन। अब आपको एक बात बता दूं जनाब, आंखों की पानी की तो बात कहना चाहता हूं। जब आप हमारे साथ थे और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आपके अध्यक्ष थे, उनकी आंखें नजर मुंबई के जिन इलाकों की तरफ घूम जाया करती थीं, तो बाकी लोगों की नजरें जिन इलाके में सजदे में झुक जाया करती थीं, आज आपकी नजरें उन इलाकों की तरफ जाती थीं, ये कहते हुए कि दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। और आज इस चुनावों के दौरान जो वोट मिले हैं उनसे साफ दिखाई पड़ता है नजरें किसकी बदली और नजारा किसका बदला। हम उसी नजर के साथ खड़े हैं जैसे बाला साहब ठाकरे जी के साथ खड़े थे। नजर आपकी बदल गई। आनंद दुबे, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। जो आपका कोर वोट था वो आपको इस बार नहीं पड़ा, लेकिन आपको अल्पसंख्यक वोट, स्पेशली मुस्लिम वोट पड़ा। आंकड़ों में ये सिद्ध हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को रखा है और कुछ आंकड़े भी उसी और इशारा कर रहे हैं। आपके वोट बैंक में अमूल चूल का परिवर्तन है, एक बड़ा परिवर्तन है आपकी शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोट बैंक के अंदर। आज हमें एक नया विज्ञान समझ में आया कि इस भारत में केवल एक विशेष समुदाय का वोट लेकर कोई 9 सांसद का उम्मीदवार जिता सकता है। यह ज्ञान तो मुझे पहली बार हो रहा है और आप लोगों को भी शायद पहली बार ही हो रहा होगा। क्यों भाई, महाराष्ट्र और मुंबई में एक पार्टी का सब कुछ चुराने के बाद भी वो आपको 9 पे ले आई। आप 28 सीट लड़े और 9 पे आए, हम 21 लड़े, हम 9 पे आए। तो क्या केवल मुसलमान भाइयों ने ही हमें वोट दिया है? हिंदू भाई बहनों ने वोट नहीं दिया है? दूसरे जाति धर्मों के लोगों ने वोट नहीं दिया है? और अगर दूसरे जाति धर्मों के लोगों ने वोट दिया नहीं तो 9 सीट तो कभी आ ही नहीं सकती, तब तो 1 या 2 सीट ही आ सकती है। इसलिए मेरे भाई, हमको सभी जाति धर्मों का सम्मान मिला, वोट मिला और हमसे उन्होंने नजरें मिलाकर बात की। उन्होंने प्रेम से मिलाने को तो कोई गलत, कोई अनुचित नहीं कहता है। मैं तो एक लाइन में, महोदय, अगर शिवसेना के सारे वोटों के साथ मुसलमान भाई ने आपको वोट दिया होता तो आपका जोश इतना और आंकड़ा इतना हाई होता कि 21 में 21 जीत गए होते। बस ये आप अपने आप को समझने के लिए पर्याप्त है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक समुदाय का आप सुनिए, एक समुदाय के चुरा लिया, एक समुदाय का वोट। सर एक मिनट, आनंद जी, एक लाइन आप देखिए, एक समुदाय के वोट के आधार पर कोई नहीं जीत सकता, परंतु एक समुदाय एक मुश्त होता है और दूसरा समुदाय जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ होता है। इसलिए उस 20% के मुकाबले इधर 5%, 8%, 10%, 12% में बटा हुआ होता है, इसलिए वो होता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर जो आपके पास पहले था मूलधन के साथ ये ब्याज मिला होता तो 21 की 21 जीते हुए होते। ओके, आनंद दुबे 30 सेकंड, आनंद दुबे 30 सेकंड। महोदय, आप क्या हिंदू समाज को इतना कमजोर समझते हैं?
कि वो धर्म, भाषा, जातियों, समुदायों में बटा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदू समाज बहुत मजबूत है, इकट्ठे रहता है। उन्होंने भी हमें मतदान किया, मुसलमान भाई बहनों ने भी हमें मतदान किया, सिख भाई बहनों ने भी मतदान किया, ईसाई भाई बहनों ने भी मतदान किया, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने मतदान किया। अगर हमारा चुनाव चिन्ह तीर धनुष होता और हमारा नाम शिवसेना होता तो 21 के 21 हम जीत लेते। लेकिन सब कुछ चोरी करने के बाद भी हमने 9 सीट जीते हैं। आपने 28 लड़ने के बाद सिर्फ 9 जीते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है आपके स्ट्राइक रेट से, तो कहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है, जनता ने आपको नकारा। दुबे जी, बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा में ध्यान रखिए। जो आपने कहा कि हिंदू समाज बटा हुआ है और दूसरा समाज नहीं बटा, सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं। हमारे यहां तो भाषा और क्षेत्र की खूब लड़ाई आपने सुनी होगी, हिंदी मराठी की लड़ाई, हिंदी तमिल की लड़ाई, मराठी उत्तर भारतीय की लड़ाई। पर मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या आपने कभी महबूबा मुफ्ती, बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मदनी को तमिल, तेलुगु, कश्मीरी और असमिया के लिए के आधार पर लड़ते देखा है? देखा हो तो बता दीजिएगा। उत्तर दक्षिण अरे उनकी कभी मुस्लिम लीग वालों को मलयालम और भाषा पे लड़ते देखा? नहीं देखा होगा। हमारी ये विविधता है, मगर इस विविधता को विभाजकता बनाने में लोग सफल हुए हैं। ओके, बीजेपी ने ट्वीट करा है कि बीजेपी की प्रवक्ता ने ट्वीट करा है कि स्पीकर पे सहमति नहीं बन पाई है, तो ये देश संभालने के सपने देख रहे थे। अजीज खान, ममता जी से कौन बात करेगा? खबर आ रही है अखिलेश जी की जिम्मेदारी लगाई जा रही है ममता बनर्जी को मनाने की, अखिलेश यादव को। देखिए अमीज भाई, ये बात जो डिस्कशन हो रहा है, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि लगातार सुधांशु जी अभी जो दुबे जी से डिस्कस कर रहे हैं, देखिए कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। हिंदू मुसलमान, आपको हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया। मैं बताऊं, एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का हिंदू और मुसलमान, ये जानिए, वो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, वो आपसी इत्तेहाद की बात करता है, और वो हमेशा नफरत के खिलाफ रहा है। आज ये सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में हमेशा प्यार चला है और प्यार ही हमेशा इस मुल्क की बानी रही, और प्यार ने हमेशा इस मुल्क को इज्जत दी है और उसको आगे बढ़ाया। एक बात मैं कह रहा हूं साहब, अभी प्यार के जी, एक सेकंड सर, क्योंकि प्यार की भाषा की बात हो रही है, लव की बात हो रही है, प्यार की मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, तो ये बताइए, ये जो शफीकुर और रहमान बर्क थे, जो कि जिनका इंतकाल हो गया, अब ईश्वर के पास मतलब प्यारे हो गए, तो वो जब कहते थे कि ये जो मस्जिद थी, है और रहेगी, वो प्यार की भाषा ही बोलते थे। आजम खान जो कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, वो जब जयप्रदा के मतलब अंडरगारमेंट की जब चर्चा करते थे, तो वो प्यार की भाषा होती थी, वो प्यार की भाषाएं थी सारी। देखिए अमीज, प्यार की भाषा की बात हो रही है। अमीज भाई, मैं कह रहा हूं ना, एसटी हसन कि अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, अमीज अब्बास अंसारी, अरे सर सुनिए ना, अरे साहब सुनेंगे नहीं आप। अरे अमीज भाई बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं वो भाषा मत बोलिए आप, जिस भाषा से आज देश की जनता नफरत करने लगी है, देश की जनता। मैंने कहा, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, जी सर, सुन लीजिए आप मुझे। जी अजीज सर, देश की जनता क्या चाह रही है? विकास, तरक्की, नौकरी, ये सब की बात करना चाहती है। आज नीट का, इससे पहले भी मैंने उठाया मुद्दा साहब, नीट का पेपर आउट हुआ, सीबीआई जांच चल रही है, कई राज्यों में पकड़े गए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, अभी आज और बड़ी मिलीभगत निकल रही है कई लोगों की, और आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करेगा आर पार, नीट पर बहुत बड़ा खुलासा करेगा आर पार। अरे सर, कहानी को पकने दीजिए, पूरा बहुत बड़ा खुलासा नीट पर हम करेंगे। मैं ये यकीन से कह रहा हूं कि कई नेताओं के पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब हम खुलासा करेंगे नीट के ऊपर। लेकिन शुभराष्ट्र, महत्वपूर्ण यह है, अभी बहुत ज्यादा मर्यादा की बात हो रही थी, बहुत सारे प्यार की बात हो रही थी, मोहब्बत की दुकान है, संविधान की भी बात हो रही थी, और इस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है तो वो उसका अधिकार है, और एक राज्य के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं किसी को मिल रहे, वो भी उसका अधिकार है। लेकिन लोकसभा में तो परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। मोदी जी फॉलो करेंगे तो सब फॉलो करेंगे। आमिश जी, जब ऐसी डिबेट होती है ना, जिसमें सभी तरफ नेतागण हों और बीच में विश्लेषक के रूप में बात करनी होती है, तो कई बार मेरे स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है।
जैसे अभी यहाँ पर आनंद दुबे जी ने कहा कि मैंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का महत्व क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी आनंद दुबे जी, आप फिर से सुनिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्पीकर के रहते हुए डिप्टी स्पीकर के क्या अधिकार हैं। सिंपल सा सवाल है, चूंकि आप लोग सबसे ज़्यादा लॉबी कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए 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 चाहिए, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ना हो गया, बच्चों का झुंझुना हो गया, तो बताइए ना कि क्या करेंगे, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट रख के आप क्या करेंगे? ये भी तो भाई देश की जनता मैं भी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये पोस्ट रख के क्या करेंगे? पॉलिटिकल सिग्नलिंग के अलावा आप क्या करना चाहते हैं, बताइए। जवाब दो जी 30 सेकंड आनंद दुबे। विपक्ष का अधिकार है कि वो डिप्टी स्पीकर अपने पास रखे। अगर डिप्टी स्पीकर नाम का कोई पद है, अब संवैधानिक पद है, लोकतांत्रिक पद है, तो उसके पास रहे, भले उसको कोई अधिकार ना हो, भले वो सिर्फ एक खाना पूर्ति हो। ये इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है आनंद दुबे का। ओके जवाब जी शुभराष्ट्र जवाब 30 सेकंड शुभराष्ट्र, देन राजेश आम आदमी जी पार्टी। जी जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहती थी कि भले ही हम उसका कुछ ना करें, लेकिन हमें चाहिए। इसी मानसिकता पे मैंने प्रहार करते हुए आमिर जी कहा था, भाई तो सुन लीजिए ना, मैं भी मेरी तरफ से भी जवाब सुन लीजिए। इसी मानसिकता पे मैंने प्रहार करते हुए कहा था कि आप ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग से ज्यादा आप लोगों को एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है। आज आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, जब पलटकर पूछ लिया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना आपको सही लग रहा है आनंद दुबे, तो क्या कहेंगे आप? परंपरा मर्यादा की बात की जा रही है ना। आम आदमी पार्टी, एक सेकेंड, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, आम आदमी पार्टी के नहीं तो सजा तो लालू जी को भी नहीं हुई थी, सजा तो मायावती जी को भी नहीं हुई थी। नहीं, क्या करेंगे ये बात के बाद, अगर 4 दिन के बाद जय ललिता में मायावती जानबूझकर फंसाया गया था, तो क्या करें? बात ओके राजेश, आम आदमी पार्टी की बात बोली तो गई। वैसे ही 4 दिन के बाद पता चलेगा कि डिप्टी चीफ, तो 4 दिन के बाद हमें भी पता चल सकता है ना कि जो डिप्टी स्पीकर का नाम विपक्ष ने दिया उनका कोई महत्व ही नहीं था, वो अपने काम करने में वो बिल्कुल भी अक्षम थे, तो जनता का पैसा भी तो वेस्ट होगा। इस तरीके की दलील नहीं दे सकते ना। ओके राजेश गुप्ता सुभराष्ट्र जी ने एक सवाल पूछा। राजेश गुप्ता सुभराष्ट्र आज का वेरी एक उनका सवाल है, उनका प्रश्न है, उन्होंने बोला क्या जेल से सरकार चलाना संवैधानिक है? और आपको लगता है ये भी परंपराओं का निर्वहन है? जिस देश में लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया हो, जिस देश में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, गैर संवैधानिक की बात नहीं है, नैतिक है या नैतिक? हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट नैतिक सवाल नैतिकता का है, वही सवाल संवैधानिकता का नहीं है। हो सकता है संविधान अलाउ कर दे। ओके, आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन एंड एमएलए राजेश गुप्ता। अमीश भाई जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि परंपराएं उसी तरीके से चलती हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत में बताया, मुझे लगता है कि सौराष्ट्र जी को 18वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए कि जब सामने वाला किसी कानून को मान ही नहीं रहा तो आप परंपराओं से कैसे चले, आप मुझे बताइए। एक आदमी सामने ये कोशिश कर रहा है कि हर मंत्री को, हर नेता को, हर मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए। वो मैं बीच में नहीं बोला बहन जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बड़ी बहन है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो जब एक तरफ को सारे कानून तोड़े जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब एक तरफ धर्म की बात हो ही नहीं रही, जब पूरा ही अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, जब अभिमन्यु को घेर के मारा जा रहा है, तो फिर कहां तक अर्जुन ये देखे कि मैं परंपराएं निभाता रहूं? पहली बात। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मुझे पता नहीं, शायद भाई साहब चले गए हैं, उन्होंने कहा कि एक वर्ग वोट दो। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं मुसलमान, हिंदू मुसलमान अच्छा है तो करना नहीं चाहता। फिर मुझे बड़ा दुख होता है जब सुधांशु जी कहते कि मुख्तार अब्बास अंसारी जी के जो लोग साथी हैं, या जो शहनवाज हुसैन जी के साथी हैं, शादिया अजमी जी मेरी बहन जो डिबेट में आती हैं, मेरे साथ में शहजाद पूनावाला डिबेट करते हैं, जफर इस्लाम करते हैं, क्यों उनको इतना बुरा कहते हैं यार? इनको क्यों इतना बुरा कहते हैं? पहले सुभराष्ट्र, देन सुधांशु, बीजेपी को वोट करते होंगे। ओके सुभराष्ट्र, बीजेपी को वोट करते होंगे। ओके सुभराष्ट्र 30 सेकंड शार्प पे। ये मैं जानना चाहती हूँ कि अपने आप को भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी प्रवक्ता ने अपने आप को अर्जुन, सामने वाले को कुछ और, ये कहने का ये मतलब कैसे डिसाइड कर लिया कि अभिमन्यु हैं जिनको घेरा जा रहा है? कैसे डिसाइड किया आपने? हो सकता है अश्वत्थामा हो, हु नोज? ये सवाल तो जनता के बीच में है ना। आपसे सीधा सवाल ये पूछा गया, संवैधानिकता और नैतिकता का सवाल पूछा मैंने कि नैतिक आधार पे अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना जायज है या नहीं? लेकिन अभिमन्यु और राजेश गुप्ता, आपकी पूरी लोकसभा चुनाव की कैंपेन ये थी दिल्ली के अंदर,
पूरी कैंपेन ये थी 7 सीटों के ऊपर। मैं दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करता हूं क्योंकि आप दिल्ली की बात करते हो, आप बोलते हो हम तो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपकी पूरी कैंपेन ये थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, अगर जेल से बाहर निकालना है तो आप वोट डालिए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी अलायंस, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक अलायंस हुआ विचारधाराओं के विरुद्ध जाकर, उसके बाद भी जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया। यानी जनता का मैंडेट तो अपने आप में सामने है। अब क्या बोलेंगे राजेश गुप्ता इसके ऊपर? मेरा 2 बातें कहनी है अपनी बहन को कि भाई मैंने तो अपने आप को डिवाइन कहा नहीं, मैंने तो कहा नहीं कि मैं बायोलॉजिकली हुआ नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ अर्जुन कहा और एक सांकेतिक रूप में कहा। दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने हो सकता है कि अमीश देवगन भाई के शो ज्यादा देख लियो। अगर बहन जी मुझे हो सकता है कि दिल्ली की जनता ने ज्यादा शो अमीश भाई के देख लियो तो उन्होंने मान लिया। लेकिन जो मैंने एक बात कही, देखिए वो इंपॉर्टेंट थी कि सुधांशु जी बार-बार शहजाद पुना वाले को और जफर इस्लाम को ये ना बोले। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, मैंने जो कहा मैंने कहा। चलिए देखिए ये तो हमारी प्रामाणिकता है। भाई का शो देख लिया। चलिए मैं तो धन्यवाद कहता हूं कि आपने हमें प्रामाणिकता दी कि अमीश देवगन के शो ज्यादा देख लिए होंगे। देखिए हम तो सबकी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात रखते थे, सुधांशु त्रिवेदी जी भी अपनी बात रखते थे, दोनों अपनी बात रखते थे और जनता ने तय करा। ओके सुधांशु त्रिवेदी, तो अरविंद केजरीवाल के केस में जनता ने डिसाइड नहीं किया, ये तो मीडिया ने डिसाइड कर दिया। देखिए विश्लेषक के रूप में शुभरास्ता जी बैठी हैं, परंतु मैं फिर भी भाजपा प्रवक्ता से इतर होकर एक विश्लेषण देना चाहता हूं जी। जो दुबे जी बैठे हैं, आनंद दुबे जी और अपने राजेश जी, इनके दिल का दर्द और अजीज खान साहब के दिल का खौफ, जरा गौर से इस इलेक्शन को देखिए। जहां जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, एक राज्य भी ऐसा नहीं रहा जहां कांग्रेस बीजेपी को हरा पाई हो, और अनेक राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। जहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात में लगभग साफ, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को साथ मिलकर भी उनको नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। तेलंगाना जैसे राज्य में हम और कांग्रेस बराबर रहे। आपको पता तमिलनाडु में 10.25% वोट कांग्रेस का, 11.5% वोट भारतीय जनता पार्टी का। हां कांग्रेस वहां बढ़ी जहां वो क्षेत्रीय दलों के कंधे के ऊपर चढ़ी, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जहां उनको सिग्निफिकेंट सफलता मिली, अथवा मुस्लिम लीग के कंधे पे चढ़ के केरल में। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस का राइज जो विधानसभाओं में हुआ है वो कर्नाटक में राइज किए तो जेडीएस की कीमत पे, तेलंगाना में राइज किए तो टीआरएस की कीमत पे, और आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गए तो शिवसेना और पवार साहब की कीमत पे। और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं उछाल मारी है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी की कीमत पे, जिनको वो अखिलेश वखिलेश कहते थे, जी। उनके दम पे। बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने विप जारी किया है। कल होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव, बीजेपी ने विप जारी कर दिया है अपने सांसदों को, और कांग्रेस पार्टी ने भी विप जारी किया है। हालांकि विपक्ष के कुछ सांसद शपथ नहीं ले पाए हैं। एनडीए ने भी अपने सभी सांसदों को विप जारी कर दिया है, कांग्रेस ने भी जारी किया है, लेकिन बाकी दलों ने विप अभी तक जारी नहीं किया है। वो आने वाले समय में हो सकता है करें। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ राजेश गुप्ता हैं, अजीज खान हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात का समापन करें। क्या आपको लगता है, क्योंकि बात जो राजेश गुप्ता ने बोली कि क्योंकि अर्जुन और अभिमन्यु का तात्पर्य दिया अरविंद केजरीवाल के केस में, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बस वो जो पहले वाली बात कह रहा था उसको एक मैं समराइज कर दूं तो जो राजेश गुप्ता जी की पार्टी का दर्द था वो हम समझ सकते हैं कि वो लोग कांग्रेस को ढोते रहे और अंततः उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिला, ट्रांसफर ऑफ वोट्स कहीं पे नहीं हुआ, ये उनके लिए चुनौती की बात है। अब अर्जुन और उसकी बात कहें, केजरीवाल जी के आपने एक नहीं अनेक वीडियो देखे होंगे जिसपे वो कह रहे हैं कि साहब ये सब झूठे आरोप हैं और इसमें ये सब फर्जी आरोप हैं, इसमें कुछ नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से लेके शरद पवार जी से लेके लालू यादव जी से लेके मुलायम सिंह जी पे जितने आरोप उन्होंने लगाए थे, जो लिखित में अवेलेबल हैं आज भी, वो फर्जी आरोप थे कि सही आरोप? ओके राजेश गुप्ता जवाब। और अगर फर्जी आरोप थे तो आपने निधन के आरोप क्यों लगाए थे? राजेश गुप्ता जवाब। राजेश गुप्ता जवाब 20 सेकंड्स। सर मेरा सुधांशु जी से ये कहना है कि चलो हमें तो उतनी सीटें नहीं मिली, तो उनको संसद में बहुत सीटें मिली है। वो जरूर बताते हैं कि अजित पवार जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे मोदी जी ने 700 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ का जो बताया था, वो झूठे थे सच्चे थे। जो आपने सीडी बनाई थी उसका क्या हुआ? जो विश्व शर्मा जी अभी भी बैठे हुए आसाम के सीएम बन के, उसका क्या हुआ? उसका बता दीजिए। मैं बार बार पूछता हूं आपसे, आप उसके बात के जवाब तो देते नहीं हो सर। आप हमसे पूछते हो, हमें तो बहुत कम सीटें मिली है ना, आपको ज्यादा मिली है। आप बता दीजिए कि क्यों आपने जिनको आरोप लगाया आपने उन सबको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? क्यों आपने ब्रजभूषण सिंह जी के लड़के को आपको टिकट देनी पड़ गई?
क्या हुआ ऐसा कि आप उस पर बोल क्यों नहीं पाए? आपको कोई और आदमी नहीं मिला? सुधांशु आप त्रिवेदी इतनी बड़ी जवाब। पार्टी है सर, यूपी के अंदर आपके एक कोई और आदमी नहीं मिला, क्या ऐसी वजह बन गई? मैं जवाब देता हूं महोदय। मैंने जिस आरोप की बात कही थी वो तेवर और तलखी के साथ वो स्टेटमेंट अवेलेबल है। डालो सोनिया गांधी को जेल, ईडी सीबीआई को भेजो, अभी पूछताछ करो, सब ठीक हो जाएगा, इस ढंग के वाक्य। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लें मई 2012 का। समय अजीज खान 10 सेकंड, आप अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। देखिए अमीश भाई, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह तानाशाही रवैया बीजेपी अख्तियार कर रही है, जो कल का स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, यकीनन मानिए। अरे पहले इंडिया अलायंस में तो सहमति बनाइए सर, इंडिया अलायंस में सहमति बनेगी तो आगे का खेल होगा। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देश में सीए के नाम पर बीते कई सालों से हाय तौबा होती रही है। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा काफी उठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में खुल कर कहा कि चाहे जो हो जाए वो सीएए को अपने यहां लागू नहीं होने देंगी। देश में सीए के खिलाफ माहौल बनाया गया कि यह मुसलमानों के खिलाफ है। यह भी कहा गया कि जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इन सभी लोगों को आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह कबूलनामा सुनना चाहिए। यहाँ पे अक़लियतों को रोजाना कत्ल किया जा रहा है। मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। यहां ख्वाजा आसिफ भी की कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धर्म के नाम पर हिंसा झेल रहे हैं। इस्लामिक राज वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है। आप अब यह भी याद कीजिए कि सीए की शर्त क्या है। सीए की शर्त क्या है, अब यह भी याद करिए। सीए की शर्त यही है कि सीए कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों पर धर्म के आधार पर अत्याचार हुआ तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना अल्पसंख्यकों के साथ होगी या फिर बहुसंख्यकों के साथ। और ख्वाजा आसिफ अपनी संसद में चिल्ला कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। क्या अभी भी देश के एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने वाले को कोई सबूत चाहिए क्या? पाकिस्तान में 1951 में 15% हिंदू होते थे, जबकि अब मात्र 1% से भी कम बच गए हैं। जबकि 1947 में जो अल्पसंख्यक 23% थे वो अब 2% से भी कम रह गए हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान की वापसी हुई, वहां से भागकर हिंदू और सिख दोनों भारत पहुंचे। तब उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब देश में सीए वाला विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वोट बैंक की सियासत ने इसको अभी भी चमकाए रखा है। अब पाकिस्तान का कबूलनामा भी आ गया है, लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शायद बात वोट बैंक की है और वोट बैंक को झूठे नैरेटिव के जरिए साधने की कोशिश होती रही है। और जिसका इस चुनाव में फायदा मिला भी है, इसके सत्य आधारित है। और सत्य और तथ्य में आपके सामने मैंने सिर्फ पूरा मामला रखा है, और कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है, कौन एजेंडा चला रहा है, इसका फैसला आप खुद करें। आप बड़े समझदार हैं। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार।